4 साल है उसमें आफ्ताब। चलो जी सर, हमने आज जो है ना वो थोड़ा मुश्किल एरिया कवर करना है IAS 21 में, तो जरा ज़हनी तौर पे आपने हाजिर रहना है, ठीक है। और ये ऐसा एरिया है कि जो बड़े आराम से एग्जाम में टेस्ट हो सकता है। तो यार ना है भाई। अच्छा जी, जरा सा मैं सवाल भी पूछना शुरू करूं, स्क्रीन शेयर नहीं होगी। हो चुकी है ना यार, क्या हमने शेयर वाली है। हाँ जी, मुझे एक चीज ये बताओ सर, मैं विचार से पूछता हूँ, नॉन मॉनेटरी आइटम्स का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इस स्टूडेंट? नॉन मॉनेटरी आइटम्स का, नॉन मॉनेटरी आइटम्स का ट्रीटमेंट क्या है ये बताओ। चलो छोड़ दो, मॉनेटरी आइटम का ट्रीटमेंट बताओ। हर रिपोर्टिंग डेट को उसको फॉरेन करेंसी के लिए रीमेजर करते हैं अगर वो फॉरेन करेंसीज में हो, ऐसा। जैसे हमारा ये भाई बैठा हो, बैठ क्या नाम तुम्हारा? जवाब, जवाब जल्दी से बताओ बेटा, नॉन मॉनेटरी आइटम्स का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है? अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है तो उसको कुछ भी नहीं करना, और अगर फेयर वैल्यू पे और फेयर वैल्यू लोकल करेंसी में हो तो कुछ भी नहीं करना। मौलाना साहब अगर फेयर वैल्यू फॉरेन करेंसी में हो तो फिर उसको रीमेजर करना है, कब कब? जब जब वो फेयर वैल्यू के लिए रीमेजर हो, और उसका एक्सचेंज गेन कहां जाना चाहिए सर? जहां उसका फेयर वैल्यू का गेन जा रहा है, ऐसा है, याद आ रहा है? नॉन मॉनेटरी आइटम में जो कॉस्ट पे कैरी हो रहे हैं हाथ ही नहीं लगाओ, जो फेयर वैल्यू पे कैरी हो रहे हैं, फेयर वैल्यू लोकल करेंसी में डिटरमिन हो रही है, हाथ ही नहीं लगाओ। फेयर वैल्यू अगर फॉरेन करेंसी में डिटरमिन हो रही है तो सर जब जब फेयर वैल्यूशन की एक्सरसाइज हो रही है तब तब आप फॉरेन करेंसी के लिए उसको रीमेजर करें, और सर जो फॉरेन करेंसी का गेन है वो वहीं डाल दें जहां उसका फेयर वैल्यू का गेन आ रहा है, ऐसा है। चलो जी, थोड़ा सा ट्रिकी एरिया, अल्लाह का नाम लेके हम शुरू करते हैं, ठीक है जी। मुझे बताओ ये बार साइन कितना लेट शुरू हुआ है? अच्छा चलो चलो, तो तुम लोग दोनों टीचर से क्लासेस ले रहे हो, आगे अगर हमने क्लैश मार दिया तो है? एक तो कट मारेंगे। अच्छा जी, पूरा बैच मैं पढ़ाऊंगा, पूरा बैच वो ही पढ़ाएगा, आगे शायद क्लैश भी आ जाए। अच्छा देखो, दो चीजों में मेरी इल्तिजा रिक्वेस्ट, तुम्हारे पूरे कोर्स में 6 ऐसे एरिया हैं जिससे तकरीबन 70 नंबर का पेपर बनेगा, ठीक है। उसमें से एक एरिया ऐसा है जो हर स्टैंडर्ड के साथ पूछा जा सकता है, वो है डेफिटेक्स, और एक एरिया ऐसा है जो हर स्टैंडर्ड के साथ पूरा पूछा जा सकता है, वो IAS 20, ठीक है। ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो किसी भी टॉपिक के साथ टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है जी। लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में उसने फॉरेन करेंसी का सवाल डेफर्ड टैक्स में फॉरेन करेंसी डाल दी, तो लोग कंफ्यूज हो गए कि यार फॉरेन करेंसी का सवाल है, डेफर्ड टैक्स का सवाल है। तो मैं आपको फिर बता दूं, इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं वक्त लगाऊंगा, एक दिमाग बना दूंगा कि आइंदा तुम मोहताज नहीं रहो, किसी भी टॉपिक से सवाल है तुम्हें पता हो फॉरेन करेंसी का ट्रीटमेंट हर हाल में क्या होता है, ठीक है जी। मैं उसको लिमिट नहीं करूंगा कि यार बस तुम्हें 5 केसेस करा देने, नहीं सर मॉनेटरी आइटम का क्या ट्रीटमेंट है वो पता चल गया आपको, नॉन मॉनेटरी आइटम्स का क्या ट्रीटमेंट है वो पता चल गया आपको, नॉन मॉनेटरी आइटम एक एक करके अब मैं आपको कराता जाऊंगा, ठीक है। फिर मैं थोड़ी देर रुकूंगा इसमें, फिर हम पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक्स, जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे लीज, ठीक है जी। फिर हम आगे जाके और चीजें पढ़ेंगे, तो मैं बार बार वापस आता रहूंगा कि इस टॉपिक के साथ अगर IAS 21 का सवाल आ जाए, इस टॉपिक के साथ आ जाए, इस टॉपिक के साथ आ जाए, तो ज़हनी तौर पर तैयार रहे, ठीक है जी। आज नजर नहीं आ रहे, क्यों नजर नहीं आ रहा? आ तो रहा हूँ यार, कहाँ देखना चाह रहे हो मुझे? मुझे एक चीज ये बताओ, आज की क्लास में हमने 3 सवाल भी कर लिए ना, बहुत हो गया। ये कंगारू कर लिया था ना हमने,
सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे अच्छे तरीके से देखना। एक सेट पैटर्न पे एक वर्किंग बनाऊंगा, वो आपने अपने ध्यान में रखना, ठीक है। मेरे हिसाब से फॉरेन करेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ये। अब आ रही है आवाज बिल्कुल सही? अब सही है? बस बेटा कल के दिन के लिए ना, ये आज के दिन मैनेज करने में आवाज को, कल ये दोनों लैपटॉप हम फेंक के नए ले लें, ठीक है। फेंकेंगे काम, ये बराबर में गटर जाके निकाल लेना। बहुत हल्के जोक मारते हो यार। यहाँ देख लें, ये कह जी मुल्तान सुल्तान लिमिटेड अक्वायर्ड अ प्लांट फॉर $1000। हम पढ़ने जा रहे हैं रीवैल्यूएशन के साथ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की रीवैल्यूएशन के साथ इसको IS 21, ठीक है जी। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सर $1000 का हमने एक एसेट खरीदा, कब? 1 जनवरी 2017 को। मैं सर एक वर्किंग बनाऊंगा जिसको आपने एज इट इज फॉलो करना है। वर्किंग में होगी डेट, वर्किंग में होगा पर्टिकुलर्स, वर्किंग में होगा US डॉलर्स, वर्किंग में होगा रेट, वर्किंग में होगा PKR और वर्किंग में होगा रीवैल्यूएशन, ठीक है जी। ये कॉलम्स आपने अब 2-3 सवाल करेंगे ना तो पक्के हो जाएंगे। मुझे बताओ, मैंने एक एसेट परचेज किया, कितने का? $1000 का। डेट क्या है जी? 1 जनवरी 2017 या यदि 1 जनवरी 2017, ठीक है जी। एक्विजिशन ऐसे ही, कितने का बाबू? $1000 का। रेट क्या है बाबू सुबह सुबह? अच्छा ऐसा नहीं, 80 रुपए तो बाद में ना। एक काम करो, ये रेट्स आप अज्यूम कर लो, यहाँ पे 75 रुपीज का रेट, ऐसा कितना होगा जी रोकड़ा पाकिस्तानी करेंसी में? सर ये आ गया 75,000, ऐसा। या एक काम करें, ये रेट अज्यूम कर लेते हैं हम 85 है, और इसको हम कर लेते हैं कितने? 80। कितना आ जाएगा? ये राउंडेड ऑफ फिगर जाएंगे, अदरवाइज फिर डेसिमल में जा रहा होगा। कितना? 80,000। सर मैंने अपने पास एक एंट्री पास की होगी, वो एंट्री क्या है सर? मैंने एंट्री पास की होगी सर 1 जनवरी 2017 पे PP डेबिट कितने से? 80,000 से। और वेरी गुड सर, मेरे पास से कैश क्रेडिट हो गया कितने से? 80,000 से। इसमें कोई पंचायत, कोई पसूड़ी, कोई प्रॉब्लम, नथिंग। एक स्टेप आगे बढ़े हम। ये कह रहा है प्यारे भैया, हमारे पास एक छोटा सा मसला और है। ये सारी वैल्यूज एक एक स्टेप ऊपर लिख दो, 920, फिर 790 और 640, ऐसा। और ये मैं कर दूं 85, 90 और 95, और इस मनुष्य को निकाल दूं, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास 1 जनवरी को एसेट तो आ गया, यूजफुल लाइफ कितने जी? 5 साल। एंड दिस एस्टिमेट हैज नॉट चेंज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट। द कंपनी डिसाइडेड टू कैरी द एसेट ऑन रिवैल्यूएशन मॉडल। The revaluation exercise was decided to take place at the end of every financial year. हमने क्या सोचा, 8 साल के एंड में हम इसको क्या करेंगे? रीवैल्यू करेंगे। क्या ये जरूरी है? नहीं। PPA में आमतौर पे रिवैल्यूएशन ज्यादा फ्रीक्वेंसी से नहीं होती, देर से होती है। 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, ऐसा। क्या कोई रिक्वायरमेंट है कि इतने साल बाद ही करो? नहीं सर, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। स्टैंड कहता है जनाब पॉलिसी बना लो, 3-3 साल बाद करनी है, उससे जल्दी करना है जल्दी कर लो। उसके बाद अगर इवन 3 साल में पहुंचने के बाद मुझे लगता है कि कोई मटेरियल चेंज नहीं, ना करो, 4था साल कर लो, डजंट मैटर। करना कब है? जब मटेरियल चेंज आए। फिर वो कह रहे जनाब फेयर वैल्यूज एंड एक्सचेंज रेट्स आर एज अंडर। इसका मतलब है बस हमने स्टेबल पे फोकस करना है। मुझे बताओ मेरे पास पहले साल का डेप्रिसिएशन आएगा किस तारीख को? वेरी गुड सर, 31 दिसंबर 17 में डेप्रिसिएशन आएगा। बताओ कितने साल लाइफ है? तो आप इसको US डॉलर में ऐसे डेप्रिशिएट कर दें, ठीक है जी। और क्या करूं? डिवाइड करो उसको 5 से, इसको भी 5 से डिवाइड करो, कितना? 16,000। अल्लाह के वास्ते इधर 31 दिसंबर का रेट ना ले लेना, नहीं लेंगे। नॉन मॉनेटरी आइटम के डेप्रिसिएशन का फॉरेन करेंसी में बुक कर दो, नहीं ना। आपने सिंपली क्या करना है, इसको भी 5 से डिवाइड कर दिया
इसको भी 5 से डिवाइड, कोई एक्सचेंज नहीं, ठीक है जी। अब बताएं जी, मैंने एंट्री क्या पास की, मैंने अपने पास एंट्री पास की 31 दिसंबर 2017 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से, 16,000 से, और क्रेडिट क्या किया, अलाउंस क्रेडिट कितने से, 16,000 से। ऐसा जी प्यारे भाई, पहला साल हुआ कंप्लीट, पहला साल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। बताओ मेरे पास यहाँ कितने बचे, 800, ऐसा, यहाँ कितने बचे, 64,000, ऐसा। ये मेरे पास है 31 दिसंबर 17 पे कैरिंग अमाउंट बिफोर रिवैल्यू, इस पे ईमान है। अब हम करने जा रहे हैं उसको रिवैल्यू, क्या करने जा रहे हैं, अब गौर से देखना मैं रिवैल्यू कैसे कर रहा हूँ। रिवैल्यू में जा रहा है 920 पे, कितने में, 920 पे, 17, 18 और 7 कॉलम एक्स्ट्रा लगे। अब बताओ मैं करने जा रहा हूँ उसको क्या चीज, 920। अब बोर्ड में देखो, मैं यहाँ लिखूंगा रिवैल्यूएशन, पता है कितना, 920 पे जाने के लिए क्या करूं, 120 उसको बढ़ा दे, कितना हो जाएगा ये, 920। मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे, प्लीज बोर्ड पे, हमने ये अज्यूम करना है हमेशा कि जो 120 रुपए का चेंज या इंक्रीज आया किस दिन आया, ये लास्ट डे पे आया। तो मुझे बताओ लास्ट डे पे अगर आया तो क्या अमाउंट रखूं यहाँ पे, लास्ट डे पे आया तो सर कितना, 85 क्या आ रहा है बताओ, 10,000, वेरी गुड सर। अब बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखते जाओ और अच्छे तरीके से एक चीज नोट करना, मुझे बताओ जो फेयर वैल्यू डिटरमिन हुई कितनी डिटरमिन हुई, 900, उसको भी क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई कर दो, क्या यार एक बात बताओ, इसमें 800 पुराने डॉलर शामिल है, वो भी क्लोजिंग रेट पे आ गए, और 120 नए डॉलर शामिल है, वो भी। तो सर एक बात बताएं, ये तो बात समझ आती है कि 120 नए रेट पे आ गए, जो ओपनिंग के 800 डॉलर्स हैं वो तो पुराने रेट पे आ रहे थे ना 80। तो सर मुझे बताएं एक्सचेंज गेन किस पे बुक होगा, नए डॉलर्स पे, पुरानों पे, पुरानों पे, पुराने थे कितने, 800, कितना चेंज आया सर फॉरेन करेंसी में, 5 रुपए का, मल्टीप्लाई करो जरा 800 को 5 से, अब बताओ ये बैलेंस टाई हो रहा है, ये बैलेंस टाई हो रहा है। अब बताओ सर इसमें एक्सचेंज गेन कितना, सर एक्सचेंज गेन है 4,000, ठीक है जी, एक्सचेंज गेन कितना है 4,000, और सर मेरे पास फेयर वैल्यू का गेन कितना है, सर आप एग्जाम में चाहो तो इन दोनों को मिला सकते हो। अब बताओ टोटल कितने होंगे, 14,000, ये किसमें चलेगा मेरे पास, रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में। ऐसा एग्जाम में इनको बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है। सर जब नहीं है तो आप क्यों करा रहे हैं, मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ कि कल कोई बच्चा बैठे या कोई एग्जामिनर पूछे कि मुझे इसमें एक्सचेंज गेन और फॉर फेयर वैल्यू का डिफरेंस जो है वो बाइफरकेट करके दो, 3-4 नंबर का सवाल बना दे, तो आपको फेयर वैल्यू का चेंज और जो उसका चेंज एक्सचेंज गेन का वो बाइफरकेट करना आना चाहिए। ऐसा अब बताओ मैं इसकी एंट्री क्या पास करूँ। सर जब भी रिवैल्यूएशन होता है हम सबको पता है ना, हम अलाउंस को उलट देते हैं, अलाउंस को किस में क्लोज कर देते हैं, वेरी गुड सर, कितना जी। इसके बाद एक और एंट्री पास होगी 31 दिसंबर 17 को, वो क्या होगी सर, पीपी डेबिट कितने से, 14,200, और रीवैल्यूएशन सरप्लस और नशइयों ओ चर्सियों पीएनएल, FAR1 में झक मारा है, पीएनएल कहां से आ गया भाई, सही है ना। अब बताएंगे चला गया उसे, अब बताओ हमारा बैलेंस कितना खड़ा है सर तीनों महाजों पे। सर हमारे पास 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2017, क्या नाम दूं उसको, चेंज गेन, फिर 31 दिसंबर 2017 कैरिंग अमाउंट आफ्टर, बस आपने हर साल 1, 2, 3, 4, 5 बस ये काम करना है। ऐसा हमने पहला साल कंप्लीट कर लिया सर, पहले नॉर्मल तरीके से डेप्रिसिएशन बुक किया, ठीक है जी, हमने डिडक्शन ना सिर्फ यहाँ बुक किया बल्कि दूसरी साइड पे हमने डिडक्शन बुक किया सीधा सीधा, फिर हमने सर रिवैल्यूएशन बुक की, रिवैल्यूएशन सर जो गेन आया उसको हमने किस रेट से मल्टीप्लाई किया, क्लोजिंग रेट से। ओपनिंग के 800 डॉलर जो पड़े हुए थे उनको फॉरेन करेंसी के लिए रीमेजर किया, बाकी हमने क्या निकाल दिया सर, सीधा सीधा क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया, पक्का।
अब एक बात सुनो, अगर एग्जाम में आपको ये लड़ाई नहीं लड़नी तो आप सिंपली इसको 920 करना, सिंपली इसको क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई करना, सिंपली अमाउंट निकाल देना और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ बैलेंसिंग चार्ज करके लिख देना, रिवैल्यूएशन सरप्लस, खत्म। आपको ये बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूं कि इन केस अगर सर एग्जामिनर का फिर मीटर घूमे तो आप क्या कर सको, उसको मैनेज कर सको, ऐसा है। और मेरे हिसाब से एक अच्छा तगड़ा सवाल इसके 16 नंबर का बन सकता है। ऐसा ये हमने पहला साल कवर किया, ये आप कॉपी करेंगे, दूसरा साल आप खुद करेंगे, फिर मैं आपको हेल्प कराऊंगा, तीसरा साल आप खुद करेंगे, मैं आपको हेल्प कराऊंगा। इस सवाल में मैंने इंश्योर किया कि गेन ही गेन हो, लॉस ना हो। अगले सवाल में हम लॉस पे भी जा रहे हैं, ठीक है क्या चीज? डेप्रिसिएशन मेथड, इस पे डिमिनिशिंग बैलेंस, स्ट्रेट लाइन है ना भाई। क्वेश्चन में तो नहीं करना हमारी गलती है यार, कभी कभी मैं ऐसा सार्कास्टिक कमेंट दे दिया तो नाराज वराज नहीं है भाई, हो जाओ तो हो जाओ, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। जी मेरा प्यारा बच्चा, जी एक्सेस डेप्रिसिएशन तुम्हारे पास जो आ रहा होगा वो 14,250 डिवाइडेड बाय 4 होगा ना, वो आ रहा होगा 3,550। वेरी गुड जी, 3,450 सही है जी। 5 मनुष्यों 14,200 को बेटा तो 4 से डिवाइड करो, क्या आ रहा है? ये 450 तो नहीं है ना? मेरे बच्चों में कराऊं? चलो जी मैं इसको करवा रहा हूं सर, आप लोग चेक करें कि मैं गलत तो नहीं कर रहा। मुझे बताएं सर, सबसे पहले तो मैं 31 दिसंबर 2018 पे डेप्रिसिएशन बुक कर रहा हूं सर। इसको 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें 230, इसको भी 4 से डिवाइड करें 19,500, सर इसको भी 5 से डिवाइड करें 3,550। वेरी गुड सर। अब मैं क्या करेगा, एक एंट्री पास की जाके नीचे 31 दिसंबर 2018 क्या चीज, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 19,550 और मेरे बच्चों अलाउंस क्रेडिट कितने से 19,550। इसके फौरन बाद मुझे याद आया कि मैंने डेप्रिसिएशन थोड़ी सी ज्यादा बुक की है सर। मैंने एंट्री पास की
रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से 3,550 और याद रखना हमने तीन चीजों को 4 से डिवाइड किया था। फॉरेन करेंसी में जो वैल्यू आ रही है वो भी, सर जो लोकल करेंसी में वैल्यू आ रही है वो भी, और रीवैल्यूएशन सरप्लस टू बी डन। पक्का? फिर जी इसके बाद हमने 31 दिसंबर 2018 पे एक और एंट्री पास की, या इससे पहले मतलब कैरिंग अमाउंट निकाल लिया हमने। कैरिंग अमाउंट बिफोर रीवैल्यूएशन कितना जी? 58 और ये 10,650। पक्का? अब बताओ सर आपने इसको रिवैल्यू करना है, क्या है सर रिवैल्यूएशन में? 790। 790 पे जाने के लिए ये हो गया जी 790। रेट 90 रुपए का, 90 इधर भी, 90 इधर भी। क्या आ रहा सर? 71100। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 9,000। अब या तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ डाल दो, या अपने आप से पूछो जी 85 रुपए का डॉलर था, अब कितने का हो गया है? 90 का। तो 5 रुपए से बढ़ा तो 5 × 690 कितना आ रहा है देखो? 3,450। ऐसा? और याद रखना ये दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे? ओसीआई में जाएंगे। दोनों को ऐड करें, क्या आ रहा है? 12,250। ऐसा? ओके, इसका मतलब सबने सही किया जी सर। ये आ गया सर मेरे पास रीवैल्यूएशन, और ये आ गया मेरे पास चेंज गेन। ऐसा? और ये आ गया मेरे पास सीए आफ्टर रीवैल्यूएशन 31 दिसंबर 19 सॉरी यही चाहे। अब बता इसकी मैंने एंट्री क्या पास की होगी? सर बुक वैल्यू मेथड से कर सकते हैं। बुक वैल्यू वाला मेथड कौन सा होता है? तो बता देना, मैं आईएसबी को लिख देता हूँ। अब एक बात बताएं सर, एक और हमने काम करना है। अलाउंस को हम क्या करेंगे? उलट देंगे, और इसके फौरन बाद पीपी डेबिट कितने से? 12,000। और जैसे कि आपने कहा था 450। यही सर। चलो जी, कोई मसला नहीं। आप डायरेक्ट डेप्रिसिएशन क्रेडिट करने, अलाउंस क्रेडिट करने की जगह वो क्रेडिट कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। बड़े आगे हम सबने कर लिया था। ये तीसरा साल करना है, या ये लग रहा है कि वो एक ही जैसा होगा? एक ही जैसा होगा ना? कर लिया ना? व्हाट इफ के सवाल में लॉस आ रहा हो, वो टेंशन वाली बात नहीं है, वैसे ही लेके चलेंगे हम जैसे अभी लेके चल रहे हैं। अभी मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, मुकम्मल आप हमको सॉल्व कर लेंगे, कंप्लीट। पक्का? बड़े ये किसी ने कॉपी करना तो कर लिया। कितने लोगों ने खुद से कर लिया था? सवाल इस गलत है, कितने लोगों ने खुद से कर लिया था? पड़ोसी तो आगे नहीं करेगा। कितने लोगों ने सही कर लिया था? सही है? तू टेंशन में हुई, तुम लड़के हैं, नहीं हो टेंशन में? अच्छा जी, चलो टेंशन मेरे नहीं है। वही गेम मुझे आ सकता है, एक्सचेंज गेन आ रहा और रिवॉल्यूशन लॉस तो आने देगा। ठीक है, हम दोनों को प्रोरेट बेसिस पे डाल देंगे। कुछ एक्सचेंज गेन किए हैं मैं, कुछ वहां पे, कुछ रिवॉल्यूशन यहाँ पे, वहां पे। सब देखो, सबसे आसान तरीका एग्जाम में क्या है? दोनों को नेट करके एक ही एंट्री पास करना। ठीक है जी। प्रोरेटा बेसिस का मतलब ये है कि तुम लोगों ने मिसाल के तौर पर 50-50 रुपए ऐड करके
100 रुपए की एक चीज खरीदने की कोशिश की, तुम्हारे हाथ सिर्फ 70 रुपए की आई, बाकी नहीं मिला तो अब आ रही है मेरी आवाज? अच्छा जी, अब मुझे एक चीज ये बताओ, प्रोरेटा का मतलब, बच्चा पूछ रहा था, प्रोरेटा का मतलब है भैया थोड़ा थोड़ा सब में बांट दो, ठीक है जी, राधा देन सारा एक को दे दो, ठीक है जी, बड़े मांगे क्या कहना चाह रहा हूं वो एक सवाल में देखते हैं। अब सुनो, अब मसला ये तीसरे साल की चीजें मैंने नहीं डाली। अब एक न्यूज पेपर से 4 दिन पहले एक बहुत बड़ा केस बनाया गया इसके ऊपर व्हाट्सएप पे, सर ने मुश्किल वाला पार्ट नहीं कराया। नहीं इसी स्टार वाले बच्चे, स्टार में लास्ट टाइम से एक बच्चा इस तरह का आया था, आपको पता नहीं क्या मसला था, क्या उसको कुछ चरांदी बंदा था, सर ने पूरे महीने में कॉस्टिंग की 4 क्लास ली। मैं घर वाले कह रहे हैं 26 दिन कहाँ था भाई कुछ एक ने भी डाला हुआ सर जवाब नहीं देते। यार यकीन करो, मैं अपना मोबाइल खोलूँ ना, हर ऑल्टरनेटिव मैसेज ये लगा हुआ है, सर मैं मतलब वसाइल नहीं है, मैं फीस पे नहीं कर सकता, कम कर दें कम कर दें। अब मसला ये है एज ए टीचर, यार मेरे दिल में ही आता है सबको फ्री पढ़ाओ, ठीक है, मुझे इदारा भी तो चलाना है ना, ठीक है ना, या नहीं चलाना है। घरों में 2-2 बीवियां रख के बैठे हुए बच्चे हैं माशाल्लाह आधा दर्जन। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। नहीं मेरे माशाल्लाह अब्बा के 13 बच्चे थे, अब्बा की भी 2 शादी थी, 13 बच्चे थे उनके, अल्लाह सबको आजादी दे। 2 का इंतकाल, 3 का इंतकाल हो गया, बाकी सब जिंदा माशाल्लाह। दादा के जो है वो 34 बच्चे थे, दादा की माशाल्लाह 3 शादियां थी और 34 बच्चे थे। 34 हमारे चाचा और फुफियां थी, ठीक है जी। दादा की एक दुकान थी, उन्होंने किराए पे दी हुई, वो खुद घर में होते थे। करते क्या थे, तुम्हें क्या बता दिया, अल्लाह उनको बख्शे, उनका 50 साल की एज में इंतकाल हो गया। हाँ हाँ, ये मुझे ये इसलिए ये इस तरह की चीजें अजीब लगी जब एक दफा मेरे 2 चाचा मुझे मिले और मेरे अब्बा ने कहा इनमें 3 महीने का फर्क है। मैंने कहा ये क्या सीन है भाई, ये कौन सी फैक्ट्री थी? फिर बताया कि भाई दोनों की वालदाएं अलग अलग है, ठीक है जी, होता है जिंदगी, मनुष्य ये देखो। चलो जी, चलो जी, लेकिन अभी इस वक्त कोई हयात नहीं, सबका इंतकाल हो गया, चाचा पोते होती है सबका। सबसे छोटे मेरे अब्बू थे, हैं, ये तो इतना सारा सामान होगा तो चाइना माल ही होगा। आगे देखो जब हैं। अच्छा, अक्सर बेशतर आई थी आपका सवाल जब आता है ना, उसमें लिखा होता है साहिल लिमिटेड, तो ब्रैकेट में लिख देता है SL, ठीक है जी, कुमैल लिमिटेड तो QL, ठीक है जी। मैंने यहाँ नहीं लिखा, ये कह रहे जनाब, ये कह रहे जनाब, मैंने कहा इसको ऐसे ही रहने दो। ये कह रहे जनाब लालू प्रसाद चांडियो लिमिटेड अक्वायर्ड अ प्लांट फॉर $1000, ठीक है जी। अगेन सर हमारे पास ये डेट ही मैं चेंज कर देता हूँ ना, ये हमारे पास कर देते हैं हम 1 जनवरी 2000। अच्छा उसको आगे चल देते 18। सर हमने कब खरीदा इसको? 1 जनवरी 2018 को हमने इसको खरीदा। 80
85 और 90, ऐसा ये कर दिया मैंने। अब बताओ सर मेरे पास और हाँ बाकी सही है सर, इस लाइन को भी हटा दो। सर क्या करना चाह रहे हैं, एक दफा कर लें इसको, नहीं एक सेकंड, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। हमारे पास नहीं पर 17 के बाद 31 दिसंबर 2017 आएगा, तो इसको हम कर देते हैं 1 जनवरी 2018, ठीक है जी। और हमारे पास 1 जनवरी 2018, 19 और 20, ऐसा। और ये हम कर देते हैं, बिल्कुल चुप हो जाओ, 85, 90 और 95 हटा दो। चलो अब शुरू करें रजीज, तो वो बराबर वाला कॉलम से मिल बेटा बेटा, अब शुरू हो जाओ, शाबाश। मैं कह रहा हूं उसको, अच्छा मैं इसको करवा रहा हूँ एक ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव क्या है सर, वो जरा बोर्ड पे देख लीजिएगा। मैं ये चाहता हूं तुम्हें लॉस के बाद जो रिवैल्यूएशन होती है ना, उसका सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ जाए बस, ठीक है। मुझे बताया, मेरे पास सबसे पहले मैं वो वर्किंग बनाना शुरू कर रहा हूँ, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर सर यूएसडी, रेट, पकड़, और अच्छा बराबर मैं एक छोटा सा कॉलम पीएनएल का भी बना देता हूं। डन। अब बोर्ड पे देखना दोस्त, मैंने सबसे पहले 1 जनवरी 2018 को अक्वायर किया है, कितने का, $1000, 80 रुपए का 80,000, पक्का, इसमें किसी को कोई पंचायत नहीं है? नहीं सर। फिर मैं जर्नल एंट्री से वो साल की पास करूंगा ताकि आपको चीजें याद है सर। 2018 क्या किया मैंने, 200, और इधर भी 16,000, क्या बच गया इधर, 800, क्या बच गया इधर, 64,000, पक्का। नाम क्या दिया इसको मैंने, कैरिंग अमाउंट बिफोर रिवैल्यूएशन। फिर रिवैल्यूएशन हो रही है फिर सर कितने की, 160, टोटल कितना हो गया, 960। 160 पे नया रेट क्या आ रहा है, कितना, 13,600, इधर भी 85, कितना, 81, यही चेक। कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवैल्यूएशन। मुझे पता है रिवैल्यूएशन में 5 रुपए से तुम्हारी जो है वो सर करेंसी बढ़ी है, तो ये दोनों मिला जुला के सर जब हमारा पहला साल खत्म हुआ तो फिगर्स कुछ ऐसी आ रही थी, पक्का। स्क्रीन हैंग हो गई है दोबारा, अब सही है, सही हो गई, स्क्रीन की बात करो। अच्छा जी, फिर सर 31 दिसंबर 2019 मैं सबसे पहले बुक करूंगा क्या चीज, 4 साल रह गए, कितने, 200, 240, 240 सर मेरे पास। यहां पर भी क्या करूं, 4 से डिवाइड कर दूं, क्या आ रहा है देखो, जल्दी बोलो, कितना, 20,400।
जी बताएं सर। मेरे पास इधर इधर 61। अच्छा सर, यहां से भी आपने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के नाम, भाई आवाज आ रही है? कितना जी? 4,400। ऐसा कितना आ रही है? 13,200। मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया कैरिंग अमाउंट बिफोर रिवैल्यूएशन 31 दिसंबर 2019। पक्का? अब जब हम रिवैल्यूएशन करने गए तो हमें नजर आया कि जी 498 पे बात आ गई है। ऐसे ही है, गलवत गई है जी। कितने? 498। क्या आ रहा सर? 90 कितना? 16,380। 19,000। अब मुझे बताएं सर, मेरे पास क्लोजिंग में भी 90 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो 44 820। 5 रुपए से सर हमारा एक्सचेंज गेन है, रीवैल्यूएशन। और कितना? 3,000। अच्छा अब एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर दो या नेट कर दो। क्या आ रहा है? 16,000। अच्छा मैं इसमें से 13,200 यहां से काट रहा हूं, बाकी मैं पीएनएल में डाल रहा हूं। कितना? 3,180। पक्का? अब बताओ इसमें आपने एंट्री क्या पास की होगी? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 13,200, पीएनएल डेबिट 3,180 और पीपी क्रेडिट। ऐसा आपको एक्सचेंज गेन और लॉस की वर्किंग तो बनानी है, लेकिन एंट्री एक ही बनानी है आप। ठीक है जी। अब बताएं सर, मेरे पास 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 19। पक्का? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। नेट डालने वाले कानून तो बहुत आसान थी ना, मैं तो सिर्फ ये इसलिए करवाया कि आपको बाइफरकेशन रहे। सर उधर ऑलरेडी वैल्यूज बताई जा रही हैं, मत थकाओ खुद को। सही बच्चे बता रहे कोई नहीं सही नवीद बताते जाओ बेटा, छोड़ दो, किसी नहीं सुना। कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवैल्यूएशन। ऐसा ये क्या है जी? 31 दिसंबर 2019। पक्का? अब बताएं जी सर, अगला साल फिर क्या हुआ सर? फिर 31 दिसंबर 20। अच्छा डेप्रिसिएशन कितना? 95 ना सर, क्या हो गया? इसमें डेप्रिसिएशन पे कोई रेट नहीं आता, डिवाइडेड बाय 3 14,940। सब सुनो 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 सुनो, मुझे एक बात बताओ, आमतौर पर डेप्रिसिएशन कितना होता था अगर ये रिवैल्यू ना होता? 16,000। आपको नहीं लगता कि आपने डेप्रिसिएशन कम बुक किया है? क्यों सर? लॉस की वजह से, इंपेयरमेंट बुक करने की वजह से, इंपेयरमेंट का तो वर्ड सही नहीं होगा, रिवैल्यूएशन लॉस बुक करने की वजह से हाँ ये हुआ कि मेरे फ्यूचर का डेप्रिसिएशन कम हो गया। अब कम हो गया तो आपको फायदा हो गया। मुझे बताओ कितने का फायदा हुआ? कितने का? 1,000। अच्छा ये 1,060 इसको 3 से डिवाइड करके भी आ सकता था। ऐसा ये आपने बस यहाँ नोट कर लिया, ये कहीं रिकॉर्ड नहीं करना, बस नोट करना है। अब बताओ मैं एंट्री क्या पास करूंगा 31 दिसंबर 2020 पे? मैंने सबसे पहले एंट्री पास की होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 14,940 और खलास। पक्का? एक से आगे जाओ सर, बताओ ये क्या बचा? 3 कितना जी? ये 29,80। ऐसा ये कितना बच गया? 21। बस वेरी गुड सर, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया अपने पास। ये हमने कहीं जाके एंट्री पास नहीं करनी, एंट्री से डिडक्शन की पास हुई अभी तक। कैरिंग अमाउंट ऑफ बिफोर नशैया बिफोर 31 दिसंबर 2020। ऐसा
अब बता, दोबारा मैं जा रहा हूं सर डेप्रिसिएशन, सॉरी रिवैल्यूएशन पे। कितना भैया रिवैल्यूएशन? 168 पॉजिटिव, क्योंकि आप कहां जाना चाह रहे हो? रिवैल्यूएशन। नया नया डॉलर 95 क्या आ रहा है सर? 17620। नहीं बता भाई। 15,000 ऐसा टोटल में सर मेरे पास 595 पे कितना? 47,500 ऐसा। अब बता सर मेरे पास एक्सचेंज गेन आना चाहिए कितना? 1660। अब मेरा एक सवाल है सर आपसे, मेरे पास ये दोनों मिला के कितने बनते? 17,000। इसमें से मैं करूंगा ये कि 2,120 पीएनएल वाला एडजस्ट कर दूंगा, बाकी कितना रह गया? 15,000। ये चला जाएगा कहां पर? रिवैल्यूएशन में। और 2,120 का गेन चला जाएगा पीएनएल में। पीएनएल तो हो जाएगा 0, ये रह जाएगा 15,500। अब बोर्ड पे देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवैल्यूएशन। बोर्ड पे बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? मैं एंट्री पास करूंगा सर, पीपी डेबिट कितने से? 17,000, सॉरी नेट करो दोनों को पहले, 17,620 ऐसा ऐसा जी। इन दोनों को मिला 17,620 और सर रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? 15,500 और सर मेरे पास रिवैल्यूएशन इनकम कौन सा कितना जी? 2,120 पक्का? अच्छा जी, अब मुझे एक चीज ये बताओ प्यारे भाई, मेरा बड़ा बेसिक से आपसे एक सवाल, सारे कारस्तानी करने के बाद आपका एसेट कितने पे मौजूद है? 47,500 पे। अगर आप इसको कभी रिवैल्यू करते ही नहीं, इस चक्कर में झमेलों में घुसते ही नहीं, आपका डे वन पे एसेट कितना था? 3 साल बाद 16 करके तुम 3 दफा इसको डेप्रिशिएट कर चुके होते, कितना होता? 32 पे होता। क्या वैल्यू होती सर इसकी? 3 है 4 साल है यार, अल्लाह की कसम किन लोगों में आके बैठ गया, मजाक कर। 32 होता। अभी कितना है? कितना ऊपर है? यही तुम्हारे रिवैल्यूएशन सरप्लस में नजर भी आ रहा है ऐसा। अभी तक चाहे तुम करेंसी में उल्टा पटक करके इधर उधर भागे जा रहे हो, तुम्हारे पास जिस वैल्यू पे एसेट खड़ा है और जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती, उन दोनों का डिफरेंस आज भी रिवैल्यूएशन सरप्लस में वैसे ही नजर आ रहा है। पक्का ये तुम्हारे पास कंट्रोल है इस चीज को चेक करने के लिए कि मैंने रिवैल्यूएशन का बैलेंस सही निकाला है या नहीं निकाला? पक्का कर लोगे इस तरह? ऐसा है, अपने पास हेडिंग डालो जनाब जी, कॉपी करना है कर लो। कौन सा वाला? देखो तुमने जब 3,180 रुपए का लॉस बुक किया ना, उसकी वजह से तुम्हारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम हो गया। कितना कम हो गया? 1,060 रुपए। तो इसका मतलब है तुम्हें फायदा हो गया इसका। तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे 3,180 का नुकसान हुआ, हम कहेंगे नुकसान तो हुआ लेकिन दूसरी तरफ तुम्हें फायदा भी हुआ, अगले साल का डेप्रिसिएशन क्या हो गया। तो इसका मतलब है तुम्हारा नेट लॉस कितना बचा हुआ है? 2,100। अब जब इंपेयरमेंट रिवर्स हो रहा होगा तो इससे ज्यादा से रिवर्सल नहीं करना, ठीक है जी भाई। ये कंट्रोल में, शीट कंट्रोल में रहेगी तुम्हारे, ठीक है जी। इसका मतलब है तुम्हें 2-3 सवाल इसके ऊपर देने चाहिए, ठीक है जी। असल में मसला ही इस वक्त ये जो है वो फुल काम कर रहा है IFRS 9 के ऊपर, मैंने उसको छेड़ा नहीं, आज हम उसको अपने काम के लिए छेड़ेंगे। तो आज आपको एक क्विज भी मिल जाएगा IAS 21 का, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी मिल जाएंगे, ठीक है जी। बड़े स्टेप आगे हम आगे बढ़े, नहीं करना, मैं यहीं से यकीन करो ऑनलाइन समाट मारूंगा। मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो ऑनलाइन, तो कराची के बच्चों के साथ तो उनको भी बोल रहे, मैंने ऐसे उसको बोल दिया, मैंने कहा चपड़गंज लाहौर वाले को, तो मैंने सर सॉरी बट मैं आपसे नहीं पढ़ सकता, आप क्लास में जो है वो अब्यूज करते हो, तो रिस्पेक्ट नहीं करते मेरी।
चला जा भाई, जहाँ से पढ़ना पड़ा। उसके बाद वो फेल होकर वापस आया। सही है सर, इज्जत फेल लेने गई, पढ़ा दो बस। ये लेकिन ये है कि लाहौर में थोड़ा टीचर्स बड़े सोफिस्टिकेटेड रहते हैं, ठीक है जी। कोट वोट पहना होता है, यहाँ तो चप्पलों में भी आ जाएगा, लेकिन है। बढ़ जाए, अपने पास सेटिंग डालेंगे आप सर। कराची है। अच्छा, इस्लामाबाद में जो अफवाह है ना कि लोग 10 बजे सो जाते हैं, गलत बात है। 9 बजे सोते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं इस्लामाबाद हो गया है। नहीं, बहुत अच्छा शहर है, यकीन करो। अगर मैं इसमें नहीं होता, यहाँ पे कराची में नहीं होता, तो मैं शायद इस्लामाबाद चला जाता। बहुत साफ सुथरा शहर, 2 घंटे की ड्राइव पे मरी है, घूम करके आ जाओ। या 2 घंटे आगे जाओ तो आपको सुल्तानाबाद का नाला ही मिलेगा। बढ़ जाएंगे सर। आपने एक ही क्विज लिया है, अभी मैं क्लास के बाद लेता हूँ क्विज, टेंशन ना लीजिए। क्विज सर अपने पास आपने हेडिंग डालनी है जनाब, IAS 21 विद IFRS 9। IAS 21 with IFRS 9। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ। मैं एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूं, ठीक है जी। आपने उस चार्ट को देखना है। ये वो कोई दूसरा वाला चार्ट नहीं है, ये पेपर वाला चार्ट है सर। मुझे बताएं सर, मेरे पास IFRS 9 में कौन सी इन्वेस्टमेंट्स कवर होती है? एक मेरे पास है सर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, याद आ रहा है कुछ? सर एक बंदा किसी कंपनी के शेयर्स खरीद ले, ठीक है जी, तो मेरे पास वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ऐसा यानी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ऑफ अ सर्टेन कंपनी। सर मुझे एक बात बताएं, मैं किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद लूं, क्या वो फाइनेंशियल एसेट है? मैंने कहा मैं किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लूं, क्या वो फाइनेंशियल एसेट है? हाँ सर, बिल्कुल फाइनेंशियल एसेट है। किसने कहा नहीं है? अच्छा, इसका मतलब है आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद लें, वो फाइनेंशियल एसेट है। लेकिन अगर मैं किसी कंपनी के 20% शेयर्स तक खरीद लूं, तो अभी फाइनेंशियल एसेट है? यस सर। सर मैं 20% से लेके 51 पे चला जाऊं, अब ये मेरी सब्सिडरी बन गई, अब भी ये फाइनेंशियल एसेट है? अब भी है फाइनेंशियल एसेट? यस सर, अभी फाइनेंशियल एसेट। याद रखिएगा, अप टू 20% का हिस्सा IFRS 9 में आता है। यहां से लेके यहां तक इन्वेस्टमेंट डील होती है IAS 28 में, और इससे बियॉन्ड इन्वेस्टमेंट डील होती है IFRS 3 और IFRS 10 में, ठीक है। इसका मतलब है हम जो IFRS 9 में पढ़ रहे होंगे ना इक्विटी सिक्योरिटीज, वो हम पढ़ रहे होंगे सिर्फ किसके हिसाब से कि हमने किसी कंपनी के 20% से कम शेयर्स खरीदे। जैसे ही आप 20 को टच करोगे, IFRS 9 इन फाइनेंशियल एसेट्स पे लगना बंद हो जाएगा। क्या दुनिया के सारे फाइनेंशियल एसेट्स IFRS 9 में आते? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। IFRS 9 में कुछ ही फाइनेंशियल एसेट्स आते हैं, सारे नहीं आते हैं। किसी कंपनी के शेयर मैंने खरीद लिए, तो क्या वो IFRS 9 में आएगा? यस सर। कहां तक? यानी अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर, भाई मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैंने पूरा स्टैंडर्ड पढ़ाने आगे जा, सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ आपको, छोटी मोटी चीजें जो मेरे काम आएंगी। अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए ना प्यारे बच्चों, तो स्टैंडर्ड कहता है भाई इस शेयर्स को उठा के आप क्या करें, किसमें डाल दें? IFRS 9 में डाल दें, ऐसा। अनलेस कि आपको बहुत बड़ा चंक खरीदें, बहुत बड़ा चंक खरीदेंगे तो फिर आप उसको IFRS 9 में क्लासिफाई नहीं करेंगे, फिर वो किसमें जाएगा? IAS 28 में। और सर अगर मैं 50% से ऊपर खरीद लूं, तो फिर आपका वो IFRS 9 भी उस पर, IFRS 3 भी उस पर अप्लाई होता है, 10 भी अप्लाई होता है, IAS 27 एक स्टैंडर्ड है, वो भी अप्लाई होता है। अब मेरा एक सवाल है सर, जब मैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स खरीदता हूं, तो IFRS 9 में डालता हूं उसको। IFRS 9 कहता है इक्विटी जो आपने खरीदी है ना किसी भी कंपनी की, और वो 20% से कम है,
आप उसको IFRS 9 में डालो और उसको सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू पे कैरी करो। किस पे? सिर्फ फेयर वैल्यू पे कैरी करो, और कोई मॉडल अलाउड नहीं है। किसके लिए? इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, अप टू लेस देन 20%। ऐसा 20% से कम अगर आपने खरीदा है तो आपने उसको किस स्टैंडर्ड में रखना है? IFRS 9 में। और IFRS 9 में तमाम इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स किस पे कैरी होंगी? फेयर वैल्यू पे। किस पे कैरी होंगी? अब यहां देख लो सर, मैं कह रहा हूं जनाब इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स स्टैंडर्ड कहते हैं तमाम इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो IFRS 9 में आएंगी वो सिर्फ फेयर वैल्यू पे कैरी होंगी, और फेयर वैल्यू का चेंज कहां जाएगा? P&L में। कहां जाएगा? और फिर वेंचुओं कहां जाएगा? P&L में जाएगा। ऐसा मुझे एक बात बताएं, फेयर वैल्यू चेंज कहां जाएगा भैया? P&L में जाएगा। अब बताओ सर, अगर मैंने किसी अमेरिकन कंपनी के शेयर्स डॉलर्स में खरीदे तो क्या ये मॉनेटरी एसेट है, नॉन मॉनेटरी एसेट? क्या किसी कंपनी के शेयर्स रिसीवेबल होते हैं? नहीं। पेबल होते हैं? नहीं। फिर फॉरेन करेंसी के यूनिट्स होते हैं? नहीं। क्या है? शेयर है ना। शेयर एक नॉन मॉनेटरी आइटम है। तो सर क्या इसको फेयर वैल्यू पे कैरी करना है? अगर मैंने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीदे तो मैं उसको फेयर वैल्यू पे कैरी करूंगा, चूंकि नॉन मॉनेटरी आइटम फेयर वैल्यू पे कैरी हो रहा है। और फेयर वैल्यू पे किसमें डिटरमिन हो रही है? फॉरेन करेंसी में। बेटा मैंने फेसबुक का एक शेयर खरीद लिया, क्या ये एक नॉन मॉनेटरी आइटम है? हाँ। क्या ये फेयर वैल्यू पे कैरी होगा? हाँ। क्या इसकी फेयर वैल्यू फॉरेन करेंसी में डिटरमिन होगी? हाँ सर। ऐसा यहाँ कोई सिद्दीक भाई और जमील भाई तो नहीं बेचते ना फेसबुक के शेयर। कहां से खरीदे हमने? यूएसए से खरीदे। तो फेयर वैल्यू भी कहां से लेंगे हम उसकी? यूएसए से लेंगे। मुझे बताओ सर, इसमें फॉरेन करेंसी का गेन और लॉस रिकॉर्ड करना चाहिए? यस सर, यस सर, यस सर। एक्सचेंज गेन और लॉस कहां जाएगा सर इसका? एक्सचेंज गेन और लॉस। वेरी गुड सर। क्यों? नॉन मॉनेटरी का फेयर वैल्यू का गेन जहां जाएगा। अब इसी तरह सर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स अगर मैंने खरीदी और मैंने स्टैंडर्ड को खरीदते ही कहा, इनिशियल रिकॉग्निशन पे ही कहा कि मैं इस इन्वेस्टमेंट को जल्दी नहीं बेचना चाहता, मैं इस इन्वेस्टमेंट को, मेरा ऑब्जेक्टिव इससे डिविडेंड खाना है एक रीजनेबल पीरियड तक, मैं इसको ट्रेडिंग के लिए नहीं ले रहा, तो शेयर तो स्टैंडर्ड ने कहा ठीक है आप इसको एक काम करें फेयर वैल्यू थ्रू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने एक इन्वेस्टमेंट्स खरीदी इसी नियत से हो कि मैं उसको लॉन्ग टर्म रखूंगा, क्या मैं उसको फेयर वैल्यू थ्रू P&L में लेके जा सकता हूँ? हाँ 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 बिल्कुल लेके जा सकते हो। एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI आपको इलेक्ट करना होगा। एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI आपको, बेटा मैं ये स्टैंडर्ड पूरा समझाऊंगा, इससे नहीं पढ़ा आकाश से कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं सिर्फ बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूँ ताकि IAS 21 से कनेक्ट कर सकते। मैंने एक इन्वेस्टमेंट खरीदी ट्रेडिंग के लिए, कहाँ लेके डालूं उसको सर? फेयर वैल्यू थ्रू P&L। एक इन्वेस्टमेंट खरीदी लॉन्ग टर्म, मैंने कहा इसको मैं रखूंगा 4-5 साल, क्या मैं उसको फेयर वैल्यू थ्रू P&L में डाल सकता हूँ? हाँ। स्टैंड कहता तुम चाहो तो उसको क्या करो, फेयर वैल्यू थ्रू OCI में डाल दो। एक दफा तुमने फेयर वैल्यू थ्रू OCI में उसको डाल दिया, सिवाय डिविडेंड इनकम के उसकी कोई गेन कोई लॉस P&L में, तो मुझे बताओ इसका चेंज कहाँ जाएगा? तो इसका एक्सचेंज गेन भी कहाँ जाना चाहिए? OCI। वेरी डन हो गया। अब इसका मतलब है सर शेयर्स खरीदे मॉनेटरी आइटम तो है नहीं, नॉन मॉनेटरी, जहाँ फेयर वैल्यू का गेन जा रहा है वहीं एक्सचेंज गेन भी जाना चाहिए। अभी आपने एक चीज अभी अभी रिसेंटली पढ़ी होगी आकाश के साथ, वो क्या सर? डेट इन्वेस्टमेंट। अगर मैं किसी कंपनी का डिबेंचर खरीद लूं, बॉन्ड खरीद लूं, तो सर उसको 3 कैटेगरीज में डाला जा सकता है। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L, एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI। मेरे प्यारे बच्चों जिसने ये नहीं पढ़ा मट्टी पाओ, मैं सिर्फ बेसिक सी बात कर रहा हूँ और मैं सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर केस कराऊंगा, फिर मैं IFRS 9 पढ़ाने के बाद दोबारा IAS 21 से तो कनेक्ट करूंगा डिटेल में। डेट सिक्योरिटीज है, किस कैटेगरी में जा सकती है? हाँ मैं बिल्कुल ये पूरा स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा भाई, ये मेरी CA फाइनल में मैं इस पे कुछ 34 क्लासेस लेता हूँ, ठीक है जी। CA फाइनल में इस पे 34 क्लासेस लगती है। कितनी? 34। ये तुम लोगों का जो है ना अभी नन्ना मुन्ना 12/13 होता है ना छोटा सा, क्या कहते हैं उसको? अच्छा मेजर क्या होगा है? क्या कहते हो आप लोग उसको? 12/13 होता है, अच्छा वर्ड इस्तेमाल होता है? अच्छा वर्ड इस्तेमाल होता है, क्या कहते हैं उसको? क्या चीज? या IFRS 9 है सर, 32 क्लास है बस हैं, बस हाँ बस छोटा सा स्टैंडर्ड है, खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता।
स्टैंडर्ड निकल भी गया और पता भी नहीं चला है। वो कहता है ना, बड़ा मशहूर वाक्य है, आपने सुना होगा, निकल गया और पता भी नहीं चला है। अच्छा जी, अब बताएं सर, हमारे पास डेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट पे भी जा सकते हैं, एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीए में भी जा सकते हैं, एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में भी जा सकते हैं। ऐसा मुझे बताएं सर, अमोर्टाइज कॉस्ट वाला एसेट डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे कैरी नहीं होता। एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाली डेट इन्वेस्टमेंट का फेयर वैल्यू का चेंज कहां जाएगा, और एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाले का चेंज, पता है इसका एक्सचेंज गेन कहां जाएगा। वेरी गुड सर, सबका एक्सचेंज गेन पीएनएल में जाएगा। क्यों? क्योंकि आप किसी कंपनी का डिबेंचर खरीदते हो ना, तो उसको उधार दे दो पैसे, वो थोड़े टाइम बाद पैसे आपको वापस करेगा। तो सर याद रखना, किसी कंपनी का डिबेंचर खरीदना, चाहे उसको किसी भी कैटेगरी में डालो, इट विल बी अ मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी आइटम तो सारा एक्सचेंज गेन कहां जाना चाहिए, पीएनएल में जाना चाहिए। अब सर ये वाला चार्ट ना, जिन्होंने IFRS 9 नहीं पढ़ा उनको समझ नहीं आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको आगे जाके देखना है। सर हम सिर्फ इस टुकड़े को करंटली पढ़ पाएंगे, ये वाला टुकड़ा मैं पढ़ा पाऊंगा आपको जब मैं IFRS 9 कवर कर लूं। कल हम इसको देखेंगे, और कल हम सारा मजीद इसके जो है वो तकरीबन कुछ 4-5 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन पास पेपर्स का है, एक क्वेश्चन सीए फाइनल का है। सुनिएगा दोस्त, मैं आपको दे रहा हूँ हैंड आउट अभी क्लास के एंड पे, मैं भी देखता हूँ सर अगर उसने टाइप कर लिया तो मैं आपको दे देता हूँ। मैंने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उसकी समरी लिख के दे देता हूँ कि मैंने क्या क्या आपको कवर करा दिया, ताकि आपको पता हो कि हमने क्या क्या हिसाब किताब देख लिया, और अकॉर्डिंगली आप उसको क्या कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। आपसे एक इल्तिजा और एक रिक्वेस्ट है कि कल की क्लास से पहले आप सारी की सारी चीजें एक दफा देख के आ जाना, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। ये डेमो क्लासेस कब तक है, बस कयामत से 2 दिन पहले खत्म कर देंगे।